डॉक्टर पल्लव पांडे। आज हम चर्चा करेंगे द सिचुएशनल अप्रोच के बारे में। ये सिचुएशनल अप्रोच इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी में प्रयुक्त होती है। तो आइए अध्ययन करते हैं सिचुएशनल अप्रोच का। सबसे महत्वपूर्ण बात से शुरुआत करते हैं कि सिचुएशनल अप्रोच को एक और नाम से जाना जाता है जिसे ओरल अप्रोच कहा जाता है। क्लियर रखिएगा, सिचुएशनल अप्रोच इज आल्सो नोन एज ओरल अप्रोच. It is an approach development by British applied linguists between 1930s and the 1960s. यह 1930 से 1960 के बीच में ब्रिटेन के यानी कि इंग्लैंड के भाषाविदों द्वारा विकसित की गई अप्रोच थी, है ना। While it is unknown for many teachers, it had a big influence on language courses till the 1980s. हालांकि 1930 से 1960 के दशक के बीच में इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसके बारे में कुछ नया इनोवेशन किया गया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इसके बारे में लोगों को या शिक्षकों को जानकारी कम थी, जिसके चलते यह 1980 के दशक में बहुत अधिक पॉपुलर था। इसका अस्तित्व अत्यधिक व्यापक और विस्तृत माना जाता था। Textbooks such as Streamline English by Hartley and Vinay in 1979 were designed following the SLT approach principle. यहाँ तक कि इसके बारे में कम जानकारी होने के कारण देखिए 1930 से 1960 और उसके बाद 20 साल बाद भी, है ना, इसके बारे में किताबें लिखी गई और सबसे महत्वपूर्ण किताब जो थी वो स्ट्रीमलाइन इंग्लिश जो हार्टली और विनी ने 1979 में पब्लिश की थी, जो की थी SLT अप्रोच प्रिंसिपल। समझ देखिए SLT एक नया शब्द है, यहाँ पे शब्दावली आई है जिसका अर्थ है सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग। ये अच्छे प्रश्नों में से एक प्रश्न है दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ SLT। यह प्रश्न आ सकता है कि SLT क्या है। ये अच्छे प्रश्नों में से ध्यान रखिएगा। SLT सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, जिसे ओरल अप्रोच भी कहा जाता है, 1930 से 1960 के दशक में ब्रिटिशर्स द्वारा विकसित किया गया। ब्रिटिश पेडागोजिस्ट एंड फिर ब्रिटिश जो लिंग्विस्टिक्स थे उनके द्वारा यह विकसित किया गया और इसका जो अस्तित्व है वो 1980 के दशक में और भी व्यापक हुआ, क्योंकि इसके बारे में जानकारी उस वक्त शिक्षकों में कम थी। तो ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा। ओरल अप्रोच के बारे में, सिचुएशनल अप्रोच के बारे में, जिसे SLT भी कहते हैं और उसे ओरल अप्रोच भी कहते हैं, है ना। The oral approach or situational language teaching is based on structural view of language. यह भी स्ट्रक्चरल व्यू पर फॉलो करती है, यानी कि स्ट्रक्चरल अप्रोच हमने पहले जिसकी स्टडी कर चुके हैं वो भी वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। तो यह भी वाक्य संरचना पर जोर देता है, यानी कि बच्चे को वाक्य संरचना के बारे में पैटर्न प्रैक्टिस कराने पर इसका जोर रहता है। Speech structure and a focus on a set of basic vocabulary items are seen as the basis of language teaching. अगर आपको कोई भाषा सिखानी है तो भाषा सिखाने के लिए स्पीच यानी कि फोनेटिक्स, स्ट्रक्चर यानी कि वाक्य संरचना, और सबसे बड़ी बात है एक सेट बेसिक वोकेबलरी, एक बेसिक वोकेबलरी का एक सेट बेसिक जो है आधारभूत वोकेबलरी है वो इसमें पढ़ाई जाती है, इस आधार पर तैयारी की जाती है। देखिए एक महत्वपूर्ण बात इसमें देखिएगा, यहाँ टारगेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। सिचुएशनल अप्रोच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको विकसित किसने किया? ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स के यहाँ तो जो फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है ना। तो इंग्लिश बोलने में भी उस वक्त लोगों को, बच्चों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, वो प्रॉपरली उसमें एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। तो इसलिए वहाँ पर इस अप्रोच को एक तरह से इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसमें सेकंड लैंग्वेज टीचिंग के फाउंडेशन नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है कि ऐसा कौन सा अप्रोच है जो द्वितीय भाषा के साथ साथ प्रथम भाषा पढ़ाने के लिए भी प्रयुक्त हुआ। तो आपका जवाब होगा सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। दिस वॉज अ व्यू सिमिलर टू दैट हेल्ड बाय अमेरिकन स्ट्रक्चरलिस्ट सच एज फ्राइज। फ्राइज का जैसे विचार था, जो अमेरिका के जो एक स्ट्रक्चरलिस्ट थे, वाक्य संरचनावादी थे, उनका भी विचार इसी तरह का था, इसी को फॉलो करता है। हाउएवर व्हाट डिस्टिंग्विशेस द सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच इज इट एम्फेसिस ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स इन सिचुएशन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसे अन्य अप्रोचेस से अलग करती है वो ये है कि इसके तहत एक महत्वपूर्ण जो संदर्भ है वो ये है कि इसमें जो स्ट्रक्चर जो है उसकी जो प्रस्तुति जो है वो परिस्थिति के आधार पर, वातावरण के आधार पर की जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा। सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच की जो है वो एक महत्वपूर्ण संदर्भ इसमें है ना।
चलिए आइए चर्चा कर लेते हैं। सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग इज करेक्टराइज्ड बाय टू मेजर फीचर्स। इसके दो महत्वपूर्ण फीचर्स हैं, है ना। इसके कौन कौन से दो महत्वपूर्ण फीचर हैं सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, जिसको और किस नाम से जाना जाता है? सोचिए, किसने इसकी शुरुआत की थी? देखिए, रीडिंग हम आगे एक वीडियो में आपको दूंगा LSRW से रिलेटेड। रीडिंग के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम स्वयं से प्रश्नोत्तर करते जाएं और प्रश्नोत्तर उत्तर से प्रश्न बनाएं, है ना। उत्तर हम आपको पहले दे चुके हैं, तो कौन सी इसको अप्रोच को किस और नाम से भी जाना जाता है, ये चर्चा का विषय है। और साथ ही चर्चा का विषय इसको किसने प्रारंभ किया था, है ना, यह भी चर्चा का विषय। तो ये बात आपको सेल्फ क्वेश्चनिंग आपको करती रहनी है ना। तो इसके कौन से दो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसकी दो प्रकृति है, क्या विशेषता है, ये चर्चा कर लेते हैं। इट फोकस ऑन बोथ ऑन वोकेबलरी एंड रीडिंग इज द मोस्ट सेलियंट फीचर ऑफ SLT। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब आपके मन में बात आ रही होगी, भाई हमने इतने पहले जो अप्रोचेस पढ़ लिए हैं, है ना, स्ट्रक्चरल अप्रोच पढ़ा, ऑरल अप्रोच पढ़ा, इसके बारे में इसमें और सिचुएशन अप्रोच में क्या महत्वपूर्ण अंतर है? तो इनमें इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर, सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि यह वोकेबलरी को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देता है जितना ये रीडिंग को देता है। जबकि और जो हमने अप्रोचेस की बात की थी उसमें रीडिंग पर कम फोकस था, लेकिन इसमें वोकेबलरी और रीडिंग दोनों पर बैलेंस फोकस किया गया है ना। In fact, mastery of a set of high frequent vocabulary items is believed to lead to a good रीडिंग स्किल्स। यानी कि यह जो अप्रोच है वो ये मान के चलता है कि अगर आप किसी बच्चे को अच्छी वोकेबलरी अगर सिखा देते हैं, यानी कि उसको भाषाई ज्ञान, उसको शब्द और उसकी जो पावर है, वर्ड पावर है, अगर उसको हम इम्प्रूव कर देते हैं तो बट नेचुरल है उसका रीडिंग स्किल डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह अगर उसमें रीडिंग क्या है, रीडिंग एक पैसिव स्किल है, हम पहले भी उसकी चर्चा कर चुके हैं। पैसिव स्किल यानी कि जिसमें हम डिकोड करते हैं जो राइटर द्वारा राइट किया गया है, यानी कि जो कोड किया हुआ है। तो जब तक हमें वर्ड पावर ही नहीं हमारा नहीं होगा, हमें वोकेबलरी का ही पता नहीं होगा, यानी शब्द के अर्थ की जानकारी अगर नहीं होगी, तब तक हम किसी भी वाक्य का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता है सिचुएशन अप्रोच की कि ये वर्ड पावर, वोकेबलरी इंप्रूवमेंट पर जोर देता है और साथ में रीडिंग पर जोर देता है। दूसरी इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो है एन एनालिसिस ऑफ इंग्लिश एंड अ क्लासिफिकेशन ऑफ इट्स प्रोमिनेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इनटू सेंटेंस पैटर्न आल्सो कॉल्ड सिचुएशनल टेबल्स। इसमें सिचुएशनल टेबल्स बनाई जाती है ना। सिचुएशनल टेबल्स आप ये कह सकते हैं, एक वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे कि सिचुएशन टेबल्स और सब्स्टिट्यूशनल टेबल्स क्या होती हैं, है ना। तो इसमें सिचुएशनल टेबल्स इसमें बनाई जाती है और ग्रामेटिकल नियमों का, यानी कि व्याकरण के नियमों का इसमें पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता आप देखिएगा कि यह वोकेबलरी पे ध्यान देता है, वर्ड पावर इंप्रूवमेंट पे ध्यान देता है और यह रीडिंग पे ध्यान देता है, पहली बात। और दूसरा, सेट ग्रामेटिकल पैटर्न को फॉलो करते हुए यह सिचुएशनल टेबल्स के निर्माण की बात करता है, यानी कि इसमें सिचुएशनल टेबल्स निर्मित की जाती है। इज़ बिलीव्ड टू हेल्प लर्नर्स टू इंटरलाइज्ड ग्रामेटिकल रूल्स। अब महत्वपूर्ण बात देखिएगा, सिचुएशनल टेबल्स क्यों बनाई जाती हैं? इसलिए बनाई जाती हैं ताकि व्याकरण के ज्ञान को, व्याकरण के नियम को एक अधिगम करता अच्छी तरह से हृदयंगम कर सके। यानी कि इसमें रोट मेमोरी की जगह नहीं होती है, क्योंकि उसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें सिचुएशनल जो टेबल होती है उसका निर्माण किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, वर्ड पावर, रीडिंग, ग्रामर पे फोकस और सिचुएशनल टेबल का इसमें निर्माण किया जाता है। और सिचुएशनल टेबल के निर्माण का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके निर्माण का, सिचुएशनल टेबल के निर्माण का उद्देश्य एकमात्र यह होता है कि इससे बच्चा या अधिगम करता किसी भी भाषा के व्याकरण को अपने हृदयगम कर सके, अच्छी तरह से उसको समझ सके, बाय हार्ट कर सके, ना कि रोट मेमोरी या रटंत विद्या द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण एक विशेषता है इसकी सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग की, ध्यान रखिएगा। क्या ये व्यवहारवादी बैकग्राउंड इसको फॉलो करता है? आइए हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से व्यवहारवाद का समर्थक है ना। इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। द बिहेवियरिस्टिक व्यू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग कंस्टिट्यूट्स द कॉर्नर स्टोन ऑफ सिचुएशन लैंग्वेज टीचिंग। यस, सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर ये प्रश्न आता है कि क्या सिचुएशनल अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ओरल अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग क्या व्यवहारवादी विचारधारा का समर्थक है, तो आपका जवाब होगा यस।
यह व्यवहारवादी विचारधारा का समर्थक है। महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण संदर्भ ध्यान रखने वाली बात यह है, पहले कि हमने जितने भी विचार पढ़े हैं, जितने भी अप्रोचेस के बारे में पढ़ा हुआ है, उनमें व्यवहारवाद को नकारा गया था, लेकिन यह व्यवहारवादी विचारधारा का समर्थक है, उसके आधार पर ही चलता है। यानी कि हम आगे इसकी चर्चा कर रहे हैं कि यह किसी नियम को या ज्ञान को व्यवहार में लाने का समर्थक है, ना कि रोट मेमोरी या रटंत विद्या की। द अप्रोच गिव्स प्राइमेसी ओवर द प्रोसेस एंड द कंडीशन ऑफ द लर्निंग, है ना। बेहतर ये मान के चलता है कि अगर आपको किसी को सिखाना है तो प्रक्रिया का नहीं, अपितु शर्तों के आधार पर उसको सिखाने पर जोर दिया जाना चाहिए। यानी कि प्रक्रियागत शर्तों के आधार पर उसको पूर्ण रूप से अधिगम कराना चाहिए, ना कि एक सेट पैटर्न के आधार पर। यानी कि उस सिचुएशन के आधार पर वह अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट करेगा और जो भी उसके सामने परिस्थिति आएगी उसको अपने व्यवहारिक जीवन, जो बिहेवियरिस्टिक जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो मूल है, उसके आधार पर इसको अनुसरण करेगा। यानी कि वो ज्ञान को अपने व्यवहार में स्वीकार करेगा, अपनाएगा। चलिए कुछ प्रोसेस इसकी हम और चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या प्रोसेस है। द एक्ट ऑफ रिसीविंग नॉलेज और मटेरियल, सबसे पहली बात इसमें यह होती है, इसमें किसी भी ज्ञान को या किसी भी वस्तु को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी कि कोई भी जो नई बात है, कोई भी जो नया शब्द है, कोई भी नया जो कलेवर है, वो उसे स्वीकार करने के लिए इसमें एक प्रक्रिया के तहत इसको बच्चे को तैयार किया जाता है। रिपीटिशन टू फिक्स एंड द नॉलेज ऑफ द मटेरियल इन मेमोरी, है ना। जो कोई भी जो चीज़ है, कोई भी जो सेंटेंस है, कोई भी जो वाक्य है, कोई भी जो रेफरेंस है, उसको बच्चे को उससे रिपीटेशन करने के लिए, देखिए रिपीटेशन एंड रोट मेमोरी में अंतर है ना। एक्सेस रिपीटेशन ऑफ एनी एक्शन इज नॉन ए ड्रिल, ध्यान रखिएगा। ड्रिल इज रिलेटेड विद स्किल, लेकिन अगर हम किसी को बस रटते जा रहे हैं और उससे हमें हमारे व्यवहारिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो वो रोट मेमोरी हो जाती है। रोट मेमोरी नेगेटिव है। लेकिन रिपीटेशन किसी ड्रिल को, स्किल को इम्प्रूव करने के लिए होता है। रिपीटेशन ऑफ एक्शन इज नॉन ए ड्रिल, ड्रिल इज रिलेटेड विद स्किल, है ना। तो इसलिए इसमें रिपीटेशन पे इसमें जोर दिया जाता है, ताकि कोई भी ज्ञान और कोई भी सामग्री को वह अच्छी तरह से मेमोराइज कर सके। द यूज़ ऑफ द नॉलेज और मटेरियल इन एक्चुअल प्रैक्टिस अंटिल दे बिकम पर्सनल स्किल्स। देखिए आगे महत्वपूर्ण बात, व्यवहार में ढालने की इसमें बात की जाती थी कि तब तक उसको कंटेंट प्रोवाइड करो, तब तक उसको मटेरियल के लिए एक्सरसाइज करो, जब तक वह उससे व्यवहारिक जीवन में न अपना ले। सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों, एक बहुत संदर्भ है कि हमारे विश्व का साहित्य उठा करके देखें, उनमें सत्य बोलने की बात की जाती है ना। लेकिन क्या सत्य बोलना सिर्फ किताबों तक सीमित होना चाहिए, या बार बार एक ही नारे लगाते रहना कि सत्य की विजय होती है, सत्य की विजय होती है, वह आवश्यक होगा, या सत्य की विजय होते हुए एक छात्र या एक अधिगमकर्ता अपने जीवन में देखेगा? मेरे ख्याल से अंतिम वाला विकल्प कैसे, आपकी भी एक शिक्षक के रूप में असहमति देंगे कि वह उससे अपने जीवन में अपनाए सत्य को। तो यह है व्यवहारिक जीवन में किसी संदर्भ को अपनाना। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि व्यवहारिक जीवन में किसी भी कंटेंट को, किसी भी वाक्य को, किसी भी संदर्भ को, किसी भी शब्द को व्यवहारिक जीवन में अपनाने के लिए इसमें प्रेरित किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मूल आधार है, सिचुएशनल अप्रोच का जो मूल आधार है, वह व्यवहारवादी बैकग्राउंड है, बिहेवियरिस्टिक बैकग्राउंड है। चलिए चर्चा कर लेते हैं, क्या है व्यवहारवादी थियोरी, क्या कहती है। द बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, मिस्टेक्स आर बैंड सो एज टू अवॉइड एंड हैबिट फॉर्मेशन। यानी कि यह आदत निर्माण की बात करती है और धीरे धीरे इसमें गलतियों को न्यून करने के लिए बच्चे को प्रयास करवाया जाता है या उसे प्रेरित किया जाता है, जिससे कि उसकी आदत में ही वह संदर्भ या वह कंटेंट या वह ज्ञान समाहित हो सके। इट फॉलोज द प्रीमाइसेस ऑफ बिहेवियरिज्म, अ टीचर प्रेजेंट्स लैंग्वेज ऑरली देन इन रिटन फॉर्म। और व्यवहारवाद देखिए महत्वपूर्ण है, हम कई भी संदर्भ उठा करके देख लें, ये जानकारी नहीं मिलती है कि एज ए पेडागोजिकली व्यवहारवाद स्किल डेवलपमेंट कैसे करता है। तो इसमें स्किल डेवलपमेंट व्यवहारवाद में इस तरह से होता है कि पहले ऑरली कक्ष में शिक्षक द्वारा स्पीकिंग स्किल द्वारा डेवलपमेंट करवाया जाता है और उसके बाद राइटिंग फॉर्म में लाया जाता है। जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका उलट किया जाता है विद्यालयों में, पहले उसे चॉक बोर्ड पे लिख दिया जाएगा और उसके बाद शिक्षक उसको बोल करके समझाएगा। लेकिन व्यवहारवादी सिद्धांत ये कहता है, क्योंकि जब बोलेंगे तो बच्चा सुनेगा, लिसनिंग स्किल उसमें डेवलप होगी। लिसनिंग स्किल डेवलप होने के बाद जब वो राइटिंग करना देखेगा, टीचर द्वारा राइट डाउन कर किया, तब वो उसको रीड करेगा, है ना। तो वो अपने
बेसिक एजम्पशन ये है कि वो अपने पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से यानी कि लिसनिंग को राइटिंग से वो अटैच करके रीडिंग करेगा, उसका कॉम्प्रीहेंशन उसका कंप्लीट होगा। तो यह व्यवहारवादी सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग, उसका आधार क्या है, इसकी हमने यहाँ पर चर्चा की। और सबसे महत्वपूर्ण जो इस स्लाइड में हम चर्चा कर रहे हैं कि व्यवहारवाद का शिक्षण विज्ञान का तरीका क्या होता है द्वितीय भाषा अध्यापन में। तो ये अंतिम लाइन जो इसमें है, अ टीचर प्रेजेंट लैंग्वेज ऑरली देन रिटन फॉर्म, बहुत महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाला कंटेंट है, ये आता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनको लेकर के सिचुएशनल लैंग्वेज अप्रोच इसका डेवलप किया गया है, क्या होता है देख लेते, बात कर लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग इन्वॉल्व एक्यूरेट यूज ऑफ वोकेबलरी आइटम्स। सबसे पहले बच्चे में वोकेबलरी या वर्ड पावर जो है उसका एक्यूरेट यूज विकसित हो, एंड ग्रामर रूल्स, और साथ में देखिए ये इस स्किल की सबसे बड़ी विशेषता यह, इस अप्रोच की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अप्रोच वाइड पर्सपेक्टिव लेके चल रहा है, व्यापक स्वरूप लेकर के चलता है। जैसे इसमें लैंग्वेज टीचिंग के दौरान इसमें बात होगी वोकेबलरी की, इसमें बात होगी ग्रामर की, इसमें बात होगी स्ट्रक्चर की, है ना। तो सबसे पहले ये बच्चे का वोकेबलरी इंप्रूव करता है और उसके बाद बच्चे का ग्रामर इंप्रूव करता है। और हमने पहले भी कहा था कि ग्रामर इज नॉन एज द सोल ऑफ लैंग्वेज, यानी कि ग्रामर को भाषा की आत्मा कहा जाता है। Accurate use of vocabulary items, grammar rules on order to achieve a practical mastery of the 4 basic skills। यह मान के चलता है कि अगर आपको चारों जो आधारभूत स्किल्स हैं, कौन सी, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, अगर एक बच्चे को चारों में अगर उसको एक्सपर्ट बनाना है तो उन चारों स्किल्स में एक्सपर्ट बनाने के लिए उसमें पहले वोकेबलरी डेवलपमेंट करना होगा, ग्रामेटिकल डेवलपमेंट करना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन दोनों में प्रैक्टिकल होना होगा, थियोरेटिकल नहीं। यानी कि उससे यथार्थ जीवन में जो कक्षा में पढ़ाया जा रहा है उसको मूर्त रूप में परिणित करना होगा। जब वो उसको मूर्त रूप में परिणित करेगा तभी उसमें उन 4 कौशलों का विकास होगा, 4 बेसिक स्किल्स का डेवलपमेंट होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। लर्नर्स मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन एंड यूज ऑफ ग्रामर। उच्चारण वो करने में सफल रहे, एक्यूरेट उसका उच्चारण करे और ग्रामर के रूल्स का पालन करें, व्याकरण का वो पालन करें, महत्वपूर्ण बात है। द अल्टीमेट एम इज टू एबल टू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड एक्यूरेटली इन स्पीच सिचुएशन विद ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड सेंटेंस पैटर्न। और सबसे बड़ी बात, बच्चे को, लर्नर को क्विक विटेड बनाना है। अर्थात यदि ऐसी स्थिति बच्चे के सामने आ जाती है तो उस स्थिति का सामना वह बच्चा इस तरह से करेगा कि जब भी उसके सामने वह स्थिति आए और उसे किसी प्रश्न का जवाब देना हो तो वो प्रश्नों का जवाब देते वक्त हकलाए नहीं, हड़बड़ाए नहीं, किसी भी रूप में वह उसमें अपनी प्रत्युत्पन्न मति यानी कि क्विक विटेड का वह इस्तेमाल करे। यह सिचुएशनल अप्रोच की सबसे बड़ी विशेषता है कि बच्चे को थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल ज्ञान भी देना, जिससे कि उसमें प्रत्युत्पन्न मति हो, यानी कि वह कहीं भी जवाब देने में उसे हड़बड़ाहट नहीं हो। जब भी ऐसी सिचुएशन आए ऐसी सिचुएशंस को वो फेस करे, उससे वो स्केप ना करे, उससे वो भागे ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसके ऑब्जेक्टिव हैं। ये बच्चे स्किल 4 चारों स्किल्स के बारे में बात करते हुए यह चारों स्किल्स के डेवलपमेंट की बात करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चारों स्किल्स के डेवलपमेंट की बात करता है, वोकेबलरी डेवलपमेंट की बात करता है, ग्रामर की बात करता है ना। बच्चे में थियोरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल नॉलेज देने की बात करता है, और बच्चे के अंदर के भय को, यानी कि उसके अंदर एक जो भय है, एक जो स्टिग्मा है, उसको वो दूर करने की बात करता है। सिचुएशनल अप्रोच का सबसे बड़ा उद्देश्य है, सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, यह हमें ध्यान रखना है। सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग का सिलेबस जो है वो जब उसे डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें जो प्रयुक्त जो संदर्भ हैं वो एक तो वर्ड लिस्ट होती है, यानी कि कुछ सेट वोकेबलरीज होती हैं, और कुछ स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि
वाक्य संरचना के बारे में इसमें कुछ सेट वाक्य संरचनाएं होती हैं और साथ में ही कुछ शब्द भी उसमें होते हैं, वोकेबलरी भी इसमें होती है। ग्रामर टीचिंग इन्वॉल्व्स अ सिचुएशन प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू सेंटेंस पैटर्न्स एंड ड्रिल प्रैक्टिस इन दीज पैटर्न्स। ये जो पैटर्न्स होते हैं ये स्ट्रक्चरल पैटर्न, जैसे पहले इसमें शब्दों के बारे में जानकारी दी जाती है, उसके बाद स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी दी जाती है। ये वर्ड पैटर्न, उस देखिए वर्ड पैटर्न जो है वो फोनेटिक्स के लिए प्रयुक्त हो जाएगा, और जो स्ट्रक्चरल पैटर्न जो है ना, यानी कि जो वाक्य संरचना जो है वह पहले बच्चे को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये कॉन्सेप्ट बच्चे को सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस, पहले इन सेंटेंसेस के बारे में बताया जाएगा इस स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए, उसके बाद उसको ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में समझाया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें ये ध्यान रखिएगा। द टीचर मूव्स फ्रॉम कंट्रोल टू फ्रीयर प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड द ऑरल यूज ऑफ सेंटेंस पैटर्न टू देयर ऑटोमेटिक यूज ऑफ स्पीच, रीड एंड राइट। पहले गाइडेड एनवायरनमेंट में शिक्षक बच्चों को सिखाया गया, बहुत बड़ी बात है, ये हर अप्रोच से इस अप्रोच को अलग करता है। यानी कि पहले गाइडेड एनवायरनमेंट में शिक्षक बच्चों को बताएगा, पढ़ाएगा, बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, बच्चों को प्रेरित करेगा कि वो थ्योरेटिकल कक्षा में जो पढ़ाया गया है उसको क्लास उसको अपने एनवायरनमेंट में ले जा करके उसको ढाले, है ना, और उसको प्रेरित करेगा कि धीरे धीरे वो फ्रीयर हो, यानी कि धीरे धीरे वो फियरलेस हो, फ्री हो, है ना, और फिर उसका वो इस्तेमाल जो स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग में सेल्फ स्किल डेवलपमेंट के लिए करे, यानी कि सेल्फ रिफाइनमेंट के लिए यह अप्रोच बच्चे को प्रेरित करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण इसकी जो एक्टिविटीज़ जो हैं, यानी कि जो सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग जो है, एसएलटी जो है, यह बिलीव करती है, महत्वपूर्ण बात सुनिएगा, यह विश्वास करती है एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम्स पर, यानी कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करने के लिए कहा जाए, जो वह आसपास के वातावरण से जो शब्दों जो वाक्यों को जो इमीडिएट एनवायरनमेंट से जो सुन रहा है उनको वो दोहराए, उनके बारे में चर्चा करे, उसका ग्रामेटिकल और स्किल रिलेटेड रिफाइनमेंट टीचर द्वारा किया जाएगा और धीरे धीरे गाइडेड से फ्रीयर की तरफ उसको ले जाया जाएगा। किस तरह से इसमें एग्जीक्यूशन होता है, चलिए बात कर लेते हैं। लेसन को, यूनिट को किस तरह से इसमें पढ़ाया जाता है। सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग में लेसन स्टार्ट्स विद द स्ट्रेस एंड इंटोनेशन प्रैक्टिस फॉलोज बाय रिवीजन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू मटेरियल्स मेनली स्ट्रक्चर ऑफ वोकैबुलरी। सबसे पहले फोनेटिक्स यानी कि लिसनिंग, देन स्पीकिंग, बेसिक पैटर्न को इसमें फॉलो किया जाता है ना। वर्ड स्ट्रेस, प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रेस होते हैं, कौन सा शब्द कैसे जब बोलते हैं तब किस तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, है ना, ध्यान रखें। प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। स्पेलिंग भी इसकी PRONUN होती है, PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। तो बच्चे को पहले इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें स्ट्रेस और इंटोनेशन प्रैक्टिस फोनेटिक्स की इसमें कराई जाती है, उसके बाद रिवीजन करवाया जाता है और नए जो पठन सामग्री है जो कि स्ट्रक्चर और वोकेबलरी के रूप में होती है बच्चे के सामने रखी जाती है। द टीचर देन प्रोसीड्स द ऑरल प्रैक्टिस एंड ड्रिलिंग ऑफ एलिमेंट प्रेजेंटेड। उसके बाद शिक्षक जो है वह ऑरल प्रैक्टिस, ड्रिलिंग, रिपीटेशन ऑफ एक्शन, बार बार किसी काम को करने, देखिए फिर मैं कह रहा हूँ ड्रिल, रिपीटेशन ऑफ एक्शन, नॉट रोड मेमोरी, यानी कि बच्चे की आदत में ढालने का इसमें प्रयास किया जाता है। फाइनली द लेसन एंड्स विद रीडिंग एक्टिविटी एंड रिटन एक्सरसाइज। और जो लेसन जो समाप्त होता है वह समाप्त होता है रीडिंग और राइटिंग एक्सरसाइज के साथ। तो देखिएगा इसमें LSRW के सारे जो ये स्किल का जो एक क्रम है, ये चारों स्किल के क्रम उसी क्रम में स्वीकार किया गया है जिस क्रम में रॉबर्ट लाडो ने कहा था। इससे पहले हमने कुछ समय पहले इसमें वीडियो दिया हुआ है कि उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा स्किल के बारे में, आप उसको इसको देख लीजिएगा उस वीडियो को, है ना। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता सिचुएशन SLT, सिचुएशन लैंग्वेज टीचिंग, ये यही है कि इसमें इंटोनेशन स्ट्रेस से कक्षा को शुरुआत किया जाता है और बाद में न्यू लैंग्वेज मटेरियल इसमें प्रोड्यूस किया जाता है शिक्षक द्वारा, और धीरे धीरे जब क्लास की जो अंत होता है, यानी कि उस लेसन का जो अंत होता है वह रीडिंग और राइटिंग द्वारा होता है, यानी कि प्रॉपर स्किल के फॉर्मेट को इसको में फॉलो किया जाता है। आइए चर्चा कर लेते हैं सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग जो है उसके एडवांटेजेस की, फ़ायदे की। SLT is still attractive and for many teachers who still believe in the structural practice of language,
है ना। स्ट्रक्चर देखिए, हमने पहले भी बात की थी, ग्रामर इज नोन एज द सोल ऑफ लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर इज नोन एज अ टूल ऑफ लैंग्वेज, है ना। अगर आपको सोल तक पहुंचना है तो आपको टूल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको किसी के, हम कहते हैं हमारे मन में है, मन किसने देखा, हम शरीर देखेंगे तभी तो मन देखेंगे ना, स्ट्रक्चर से पता लगेगा, है ना। तो यह आत्मा को जानने के लिए शरीर को जानना आवश्यक है। तो जो शिक्षक इसका अनुसरण करते हैं वो आज भी सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग के समर्थक हैं। इट इज़ ये प्रैक्टिकलिटी इन द टीचिंग ऑफ ग्रामर पैटर्न को पढ़ाने में यह अत्यधिक प्रैक्टिकल है, हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड इट्स सर्वाइवल ऑफ द अप्रोच अनटिल येट। अभी तक जो ग्रामर पढ़ाने का जो तरीका जो है, इससे बेहतरीन तरीका, सिचुएशनल अप्रोच से बेहतरीन तरीका ग्रामर पढ़ाने का नहीं आया है। आप पहले भी हमने जो पहले एक वीडियो दिया हुआ है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, उसको भी देख लीजिएगा क्या कमियां हैं। देखिए, कंपैरिजन आपको करना होगा। मैं आपको कंटेंट दे सकता हूँ, आपकी जो क्वेरी है उसको मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, लेकिन आपको खुद अपनी मदद करनी होगी, आपको एनालिसिस करना होगा, कंपैरेटिव स्टडी करनी होगी, एनालिसिस आपको करना होगा। Besides, it emphasis on oral practice still attracts support among the language teacher। और दूसरी बात, यह स्पीकिंग पर सबसे ज़्यादा जोर देता है, बावजूद इसके इसे लैंग्वेज टीचर्स जो हैं, भाषाई शिक्षक जो हैं, इसको अत्यधिक स्नेह करते हैं, इसका अत्यधिक समर्थन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पीकिंग पर ध्यान भले ही देता है, ऑरली ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि ये मान के चलता है कि बच्चे को प्रत्युत्पन्नमति, क्विक विटेड, यानी कि ऐसी स्थिति आए कोई जवाब देना पड़े तो तुरंत जवाब देने के लिए बच्चों को तैयार करता है। लेकिन साथ में ही यह रीडिंग और राइटिंग पर भी उतना ही स्कोप फोकस करता है। इसलिए यह जो अप्रोच है, इसका ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर हैं, इसलिए आज भी यह शिक्षकों के पसंद बना हुआ है। चलिए चर्चा कर लेते हैं कमजोरियों की, कि इस अप्रोच की, सिचुएशन लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच की, ऑरल अप्रोच की क्या कमियां हैं। Many premises underlying the approach have been criticized. For example, Chomsky showed that the structural and the heuristic approaches of language simply unfounded and do not explain the fundamental feature of the language learning। चॉमस्की का हम यहाँ जिक्र करेंगे, जिन्होंने 1957 में इस बात की बुलंद घोषणा की थी कि व्यवहारवादी सिद्धांत जो है वह स्वीकार्य सिद्धांत नहीं है। क्यों? क्योंकि यह बाल मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षण करने का समर्थन नहीं करता है। अतः इस व्यवहारवादी सिद्धांत को आउट ऑफ डेटेड मान लिया गया है कई अधिकतर भाषा वैज्ञानिकों द्वारा या शिक्षण वैज्ञानिकों द्वारा इसे आउट ऑफ डेटेड माना गया है। अतः इस मेथड को, इस अप्रोच को अस्वीकार्य घोषित किया गया है। द एबिलिटी टू ऑपरेट नोवल एंड यूनिक सेंटेंसेस, यानी कि इसमें बच्चा जब सेट पैटर्न को फॉलो करता है तो उससे कोई नवीन जो शब्द हैं, नवीन वाक्य हैं, उनका इस्तेमाल करने से बच्चा अपने आप को तैयार नहीं कर पाता है। क्योंकि उसके दिमाग में टीचर द्वारा बताए गए सेट पैटर्न प्रैक्टिस ही काम करती है। चिल्ड्रन डू नॉट एक्वायर देयर मदर टंग थ्रू रिपीटेशन एंड हैबिट फॉर्मेशन, है ना। हैबिट फॉर्मेशन और रिपीटेशन के कारण क्या होता है कि बच्चा जो होता है अपनी मदर टंग से दूर हो जाता है, मदर टंग का उसमें इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है, जिसके कारण कई बच्चे उससे, इस अप्रोच से दूर हो जाते हैं। There must be, however, an innate predisposition that leads them to a certain kind of linguistic competence, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चों में एक कॉम्पिटेंस, एक तरह से उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है, क्योंकि वह उसमें भाषाई, उनके जो मातृभाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच में, जिसके कारण बच्चा मातृभाषा और अगर द्वितीय भाषा में इसका प्रयोग हो रहा है तो दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर महसूस करता है। यानी कि उसमें इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट, अंतर अनुशासनात्मक आधार पर दोनों भाषाओं को एक भाषा स्वीकार करने में उसको कुछ समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोनों भाषाएं अलग अलग ध्रुव के रूप में बच्चे के सामने आती हैं। तो यह सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग का डिसएडवांटेज है। शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करने का। थैंक यू।